नमस्कार दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी पर हम बात करने वाले हैं। गुट निरपेक्षता। हमारा जो टॉपिक चल रहा था गुट निरपेक्षता, आज हम उसके महत्व को देखेंगे। गुट निरपेक्षता जो आंदोलन चल रहा था, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। हमने इसके संदर्भ में बहुत सारी चीजों को पढ़ा, बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बात की कि किस तरह ये बांडुक सम्मेलन से शुरू हुआ और 1961 में हम देखते हैं इसको औपचारिक रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन चालू किया गया बेलग्रेड सम्मेलन के द्वारा। 5 राष्ट्रों के मुख्य व्यक्तियों के द्वारा ये शुरू किया गया। नासिर, टिटो, जवाहरलाल नेहरू इनमें प्रमुख हैं। एक तरीके से भारत इसमें अग्रणी रहा है और गुट निरपेक्षता ने किस तरह पूरे विश्व में अपनी एक छाप बनाई है उसकी बात हम की हमने, और उसके सम्मेलनों की बात की। एक छोटी सी गलती और कल आप देख लेना, पिछली क्लास में जो 18वां शिखर सम्मेलन है, 18वां शिखर सम्मेलन की बात की हमने, वो कहां हुआ है सम्मेलन, ये आप उसमें सुधार कर लेना। 18वां जो शिखर सम्मेलन क्योंकि वर्तमान में हो चुका है, तो इसमें बाकू में हुआ है। कहां पर हुआ? बाकू में हुआ है, जो अजरबैजान में है। कहां? अजरबैजान। बाकू में कहा? अजरबैजान, है ना, अजरबैजान में, बाकू में। और हमारे यहां से नायडू जी, वेंकैया नायडू यहां पर गए हैं। नरेंद्र मोदी जी नहीं पहुंच पाए, उनकी जगह पर वेंकैया नायडू जी वहां पर गए हैं शिखर सम्मेलन में, 18वें शिखर सम्मेलन में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि 18वां जो शिखर सम्मेलन है वो बाकू में हुआ है, अजरबैजान में। वेंकैया नायडू हमारे यहां से गए हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं गुट निरपेक्षता के महत्व को लेकर के। आज हम बात करेंगे इसका क्या महत्व है। हमने इनकी सब कुछ बातें कर चुके हैं। आज गुट निरपेक्षता का अंतिम टॉपिक है हमारा, वो है इसका महत्व और उपलब्धियां। तो आज हम इसके महत्व की बात करेंगे। तो गुट निरपेक्षता का महत्व, गुट निरपेक्षता का महत्व, हम महत्व की चर्चा करते हैं। तो अगर हम महत्व की चर्चा करें तो तृतीय विश्व के रूप में एक नवीन शक्ति का उदय हुआ है गुट निरपेक्षता के कारण। तृतीय विश्व के रूप में एक नवीन शक्ति का उदय। देखिए, जब गुट निरपेक्ष आंदोलन आया उस समय शीत युद्ध का समय चल रहा था। सोवियत संघ और अमेरिका में टकराव की स्थिति थी। धीरे धीरे सोवियत संघ का विघटन हुआ और तृतीय विश्व के रूप में एक नवीन शक्ति का उदय हुआ, जो अमेरिका की दादागिरी, चौधराहट पर एक तरीके से रोक लगाने का काम करती है। क्योंकि यूएनओ में अगर हम देखते हैं, यूएनओ में इसका बहुमत 2/3 है। अगर सदस्य संख्याओं का हम 2/3 है तो वो है तृतीय विश्व, जो गुट निरपेक्षता के से जुड़े हुए हैं। वो देश तृतीय विश्व के रूप में जाने जा रहे हैं जो गुट निरपेक्षता से जुड़े हुए हैं और जो हाल में ही आजाद हुए थे। उनको एक विकासशील देशों का एक समूह है तृतीय विश्व, जो गुट निरपेक्षता को अपनी विदेश नीति में शामिल किए हुए हैं। और यूएनओ में उनका जो अगर हम देखें तो 2/3 भाग एक तरीके से यूएनओ में है। और एक तरीके से इस तरीके से 2/3 भाग एक बहुत बड़ा भाग होता है। हम देखते हैं अगर 2/3 बहुमत आपके पास है यूएनओ में, तो आप एक नवीन शक्ति के रूप में नजर आते हो। एक नवीन शक्ति बनाया है तृतीय विश्व को गुट निरपेक्षता ने। इसके अलावा एक लोकप्रिय नीति साबित हुई है। अगर हम इसकी महत्व की बात कर रहे हैं, अगर हम महत्व का अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, तो शक्ति तो बनाया है, इसके अलावा एक लोकप्रिय नीति, लोकप्रिय नीति, एक लोकप्रिय नीति साबित हुई है। वर्तमान में हम देखते हैं इसकी लोकप्रियता का एक सीधा उदाहरण है, जहां 1961 में अगर हम देखें जब बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था तो इसकी सदस्य संख्या मात्र 25 थी, लेकिन इसकी सदस्य संख्या कितनी पहुंच गई? 125 पहुंच चुकी है।
ये इसकी किस बात को बताता है? इसकी लोकप्रियता की बात बताता है। तो एक महत्व है इसका कि ये एक लोकप्रिय नीति है, इसलिए हम गुटनिरपेक्षता के महत्व में लिख सकते हैं कि ये क्या है? एक लोकप्रिय नीति। अगर हम 18वें अगर हम शिखर सम्मेलन देखें तो 120 सदस्य वहां उस समय मौजूद थे बाकू के अजरबैजान में, और हमारे यहाँ से वेंकैया नायडू गए थे। तो अगर हम और इनकी महत्व को देखते हैं कि और क्या क्या महत्व है इसका, तो अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो शीत युद्ध को रोकने में सहायक सिद्ध हुआ है। शीत युद्ध को रोकने में सहायक, ये इसका महत्व है। जहां शीत युद्ध का वातावरण बन गया था, दो पड़लों में पूरा विश्व बंटने की कोशिश हो रही थी, बटा जा रहा था, वहां गुटनिरपेक्षता ने एक ऐसा काम किया कि शीत युद्ध को रोक दिया एक तरीके से। यही कारण था कि यह शीत युद्ध वास्तविक युद्ध में परिणत नहीं हो पाया, क्योंकि जो तृतीय विश्व के देश थे, जो गुटनिरपेक्ष देश थे, उन्होंने दोनों गुटों में से मिलने से मना कर दिया। और जब दोनों गुटों से मिलने से मना कर दिया तो एक शक्ति संतुलन का कार्य किया, और धीरे धीरे इस तरह की उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई दोनों खेमों ने, जिससे ये तृतीय विश्व के जो देश है, जो गुटनिरपेक्ष देश हैं, वो उनसे गुटनिरपेक्ष देशों ने सहायता तो प्राप्त की साथ में उनको सहयोगी भी बने रहे। तो जिस सहयोगी बनाने के लिए उन्होंने हमेशा दूसरे देशों की मदद करने की सोची, और धीरे धीरे जिस कारण शीत युद्ध को रोकने में सहायक सिद्ध हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष मूवमेंट सहायक सिद्ध हुआ। इसके अलावा और इसका महत्व, हम इस आधार पर हम इसके महत्व को इंगित कर सकते हैं। अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें तो किस आधार पर हम किए जा सकते हैं कि महान आदर्शों पर यह आधारित है। महान आदर्शों पर आधारित, ये इसका एक महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं महत्व इंगित करता है कि ये महत्वपूर्ण मुख्य जो आदर्श हैं किसी देश के लिए होने चाहिए, उन आदर्शों पर खरा उतरता है गुटनिरपेक्षता। वो है अंतरराष्ट्रीय कानूनों को मान्यता देना। हमेशा ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों को मान्यता दी गई। इसके अलावा हमेशा इन्होंने निशस्त्रीकरण पर जोर दिया है। हमेशा निशस्त्रीकरण पर क्या दिया है? जोर दिया है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की है इन्होंने, हमेशा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की इन्होंने बात की है। हमेशा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, अपना अस्तित्व बनाते हुए शांति कायम करने की बात की है। सैनिक गुटबंदी से हमेशा दूर रहा है। सैनिक गुटबंदी से दूरी बनाई है इसने, ना सेंटो में शामिल, ना किसी और संधि में शामिल, किसी भी तरह की ये वर्षा वगैरह पैक्ट किसी में शामिल नहीं हुआ। सैनिक संगठनों ने हमेशा इसने दूरी बनाई है और विश्व शांति की ओर अग्रसर किया। हमेशा विश्व शांति का इसने आदर्श को पाला है, विश्व शांति। इसके अलावा उपनिवेशवाद का विरोध, कोई देश किसी देश को परेशान नहीं करे। साम्राज्यवाद का विरोध, साम्राज्यवाद का विरोध, ये इसके आदर्शों में शामिल रहे हैं। साम्राज्यवाद का विरोध किया है इन्होंने, अंतरराष्ट्रीय कानूनों को मान्यता की है, उपनिवेशवाद का विरोध किया है ना। तो हम कह सकते हैं विश्व शांति के बाद साम्राज्यवाद का विरोध किया है, उपनिवेशवाद का विरोध किया है। इन आदर्शों को लेकर के गुटनिरपेक्ष मूवमेंट चला है। तो हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक महत्वपूर्ण मूवमेंट था। ये इसके महत्व है और एक संतुलन का काम किया है। विश्व में संतुलन निर्माण का कार्य इन्होंने किया है। अगर हम महत्व की बात कर रहे हैं, हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व की बात कर रहे हैं।
तो इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, संतुलन स्थापित किया विश्व में, संतुलन स्थापना, एक संतुलित विश्व का निर्माण किया है, जिससे अब देखिए अमेरिका के अगर चौधराहट रोकने में जो शामिल हो रहा है तो गुटनिरपेक्ष मूवमेंट हो रहा है। एक तरफ से हम कह सकते हैं यूएनओ में 2/3 बहुमत के कारण ये एक तरीके से शक्ति संतुलन स्थापित करता है, शक्ति संतुलन बनाया है, किसी भी खेमे में शामिल नहीं होकर शक्ति संतुलन स्थापित किया। अगर ये खेमे में शामिल हो जाते थे तो एक खेमा शक्तिशाली हो सकता था, एक खेमा कमजोर हो सकता था और युद्ध की नौबत आ सकती थी। तो एक संतुलन कायम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और एक लोकप्रिय नीति है। आजकल हम कह सकते हैं 125 देश इसको विदेश नीति में शामिल कर चुके हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो लैटिन अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका तक के जो लोग हैं उसमें भी इस नीति को लोकप्रिय बनाया है। वहां भी लोग एशिया, अफ्रीका में ही नहीं, ब्रिटेन और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे, अमेरिका के बहुत सारे देश है इस नीति से प्रसन्न हैं। अब देखते हैं, ये तो महत्व की बात की, इसकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, उन उपलब्धियों की बात करते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों की बात करते हैं कि क्या क्या इनकी उपलब्धियां रही है। अगर हम उपलब्धियों की बात करें कि क्या क्या इनकी उपलब्धियां रही हैं, क्या क्या उपलब्धियां रही है, तो उन उपलब्धियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं, देखिए एक तो विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया है इसने। पहला उपलब्धि रही है कि इसने विश्व शांति, सुरक्षा को बढ़ावा दिया है। एक बड़ी उपलब्धि है विश्व में शांति, कोई छोटी मोटी उपलब्धि है क्या? विश्व में शांति स्थापना कायम करने में इन्होंने हमेशा बढ़ावा दिया है। अगर हम कोरिया युद्ध की बात करें, हम स्वेज युद्ध की बात करें, हम क्यूबा संकट की बात करें, अगर हम कोरिया युद्ध की बात करते हैं, हम स्वेज युद्ध या संकट की बात करते हैं, है ना। अगर हम क्यूबा संकट की बात करते हैं, क्यूबा संकट, तो इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है गुटनिरपेक्षता ने और शांति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन युद्धों में। बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि हासिल की है इनको रोक करके। और एक बड़ी उपलब्धि यह है कि दोनों गुटों ने, चाहे वो साम्यवादी गुट हो चाहे पूंजीवादी गुट हो, दोनों गुटों ने इसे मान्यता प्राप्त की है। दोनों गुटों ने मान्यता दी है, मान्यता दी है। जो एक संकट का समय था देशों के सामने कि वो क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, ये स्थिति में जो लोग देश फंसे हुए थे कि वो किस तरफ जाए, पूंजीवाद की तरफ जाए या साम्यवाद की तरफ जाए, किस तरफ जाए। एक तरफ जाते हैं तो दूसरा से ना आर्थिक सहायता मिलती है, आक्रमण का भय रहता है, तो करे तो क्या करे, क्योंकि हमारी ऐसी स्थिति नहीं थी इन देशों की, तृतीय विश्व की, आर्थिक रूप से कमजोर थे, पंगु थे, आर्थिक रूप से विकास की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, विकासशील तो बहुत हम कह सकते हैं, बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पिछड़े थे एक तरीके से। वहां इस तरीके की गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने एक ऐसा, इन देशों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसा मंच तैयार किया, उस मंच को दोनों गुटों ने मान्यता प्रदान की। दोनों गुटों ने शुरुआत में जरूर इन्हें गलत निगाहों से देखते थे दोनों गुट, लेकिन धीरे धीरे वो इनकी विचारधारा से सहमत हुए और दोनों गुटों ने गुटनिरपेक्षता को मान्यता दे दी। और इस मान्यता के कारण ही शीत युद्ध में कमी आई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, शीत युद्ध में कमी। तो शीत युद्ध है, इसमें कमी है। एक बड़ी उपलब्धि है निशस्त्रीकरण, शस्त्रों के होड़ में कमी आई है।
निशस्त्रीकरण, अर्थात शस्त्रों की जो होड़ चल रही थी, शस्त्रों को, परमाणु शस्त्रों की जो होड़ थी, शस्त्रों की होड़ में कमी आई है, शस्त्रों की होड़ में कमी। वो बड़ा कारण है गुटनिरपेक्षता। धीरे धीरे लोग प्रगति की ओर बढ़े हैं। अगर हम बात करते हैं कि और क्या इससे उपलब्धि रही है, तो जो विकासशील देश हैं उनके मध्य आर्थिक सहयोग बना है। इसके माध्यम से हम कह सकते हैं, अगर हम बात करते हैं विकासशील देश, जो विकासशील देश हैं, देशों के मध्य सहयोग स्थापित हुआ है। जब एक ही गुट में रह करके वो अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो एक ने दूसरे का हाथ पकड़ के उसको ऊपर की ओर खींचने का कार्य किया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक विकासशील देशों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म सिद्ध हुआ गुटनिरपेक्षता, जिसने उनको आर्थिक सहायता तो दिलाई, साथ में उन आपसी संबंधों को बेहतर किया, जिससे वो विकास की ओर आगे बढ़ सके। टेक्नोलॉजियों का आदान प्रदान किया गया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में इन राष्ट्रों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। संयुक्त राष्ट्र संघ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों को आगे ले जाने में, आदर्शों को बढ़ाने में उपलब्धियां हासिल की है। ये उसको, उन आदर्शों को, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों को ये लेके गए और एक बहुत बड़ा महत्व कायम किया है इन्होंने, क्योंकि 2/3 बहुमत इनका है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है संयुक्त राष्ट्र संघ में 2/3 बहुमत के लिए। और लगातार ये प्रयत्न कर रहे हैं उस संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने में, जिससे अधिक से अधिक अन्य देश और भी अन्य देश हैं जो है सुरक्षा परिषद में शामिल हो सके। तो इस तरह की सफलताओं के लिए ये लगातार प्रयास कर रहा है और बहुत सारी उपलब्धियां हम देख सकते हैं। दोनों गुटों ने मान्यता देना एक बहुत बड़ी बात है कि जो कोई विचारधारा थी नहीं, ऐसी नई विचारधारा आकर उन लोगों ने, गुटनिरपेक्ष देशों ने दोनों हाथों में लड्डू रखे और दोनों देशों से, दोनों गुटों से, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, दोनों से सहायता प्रदान प्राप्त की। इसके अलावा शीत युद्ध में कमी या शक्ति संतुलन स्थापना करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। एक ऐसी शक्ति संतुलन स्थापना की जिसके कारण इस शीत युद्ध में कमी आने लगी। और वर्तमान में भी अमेरिका जो सबसे शक्तिशाली है, एक ध्रुवीय राजनीतिक तरफ विश्व जा रहा है, उसमें 125 एक बड़ी संख्या में होकर के इन्होंने 2/3 बहुमत यूएनओ में हासिल कर रखा है, जिसके कारण ये एक तरीके से शक्ति संतुलन निर्माण करने में कार्य कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। तो हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन का महत्व तो है ही है, इसके अलावा उपलब्धियां भी बहुत है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। कल हम जो नए टॉपिक को लेकर बात करेंगे वो भारत और बांग्लादेश के विदेश संबंध के संदर्भ में बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।